चलते हैं सिंह साहब के पास एक बार फिर से। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा खर्चा करने की बात की गई है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इस खर्चे को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरह की प्लानिंग आपने बनाई थी जब आप प्लानिंग कमीशन थे, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर था, तमाम चीजें थी, आज 9 साल बाद आपको क्या लगता है ये यूपीए 2 सरकार कहां खड़ी है? क्योंकि बजट में कमोबेश यही बातें पिछले 9 साल से की गई हैं। कितना इंप्लीमेंटेशन आप उनको देता है? इस इंप्लीमेंटेशन को आप किस नजरिए से देखते हैं? यह आपने सही प्रश्न उठाया, क्योंकि केवल राशि आवंटित हो जाए यह आवश्यक नहीं है। आपको स्मरण होगा कि एनडीए सरकार के समक्ष जब वाजपेयी जी ने नेशनल हाईवे का प्रोग्राम चलाया था तो बड़ी तेजी से रोडें बनी और बड़ी रफ्तार से बनी। उसके बाद भले ही पैसा आवंटित कर दिया गया हो, लेकिन उन पैसे का खर्चा रोड के बनावट में सब में एक धीमापन आ गया। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की क्षमता की बहुत कमी है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में चिदम्बरम साहब केवल एक ही वादा किए हैं कि एक नया नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड का सृजन किया गया है, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के सचिवालय से जुटा हुआ, और वो उनकी ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस बोर्ड के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनकी स्वीकृति जल्द से जल्द कर दी जाएगी और उनके कार्यान्वयन के लिए एक नई प्रगति आएगी। ये तो समय ही बताएगा कि केवल एक बोर्ड द्वारा जो योजना है उसकी स्वीकृति ये पर्याप्त है या नहीं, और जो भी उसकी इंप्लीमेंटेशन में धीमापन का कारण है। देखिए, वो लैंड एक्विजिशन से जुटा हुआ है, वो राज्य सरकारों से जुटा हुआ है, वो जुडिशरी से जुटा हुआ है, वो कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट से जुटा हुआ है। तो रोड्स के संबंध में जरूर उन्होंने एक नया रेगुलेटर की घोषणा की है जो मेरे जानते सकारात्मक है, लेकिन जब तक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी तब समय निकल जाएगा। तो कुछ आगे वाले महीनों में ही रोड्स के संबंध में जरूर उन्होंने एक नया रेगुलेटर की घोषणा की है जो मेरे जानते सकारात्मक है, लेकिन जब तक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी तब समय निकल जाएगा। तो कुछ आगे वाले महीनों में ही यह कहा जा सकता है कि अथॉरिटी कहां तक सक्षम रही, और ये जो नया उन्होंने प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए अथॉरिटी बनाई है और जो नए रोड सेक्टर के लिए एक नया रेगुलेटर बनाया है, यह कहां तक कामयाब हो सका। केवल एक रेगुलेटर बनाने से काम नहीं चल जाएगा। तो आपने सही कहा कि सब कुछ घूम फिर करके प्रोजेक्ट, किसी भी परियोजना के लिए राशि तो आवश्यक है, लेकिन राशि का आवंटन हो जाना काफी नहीं है। उसकी जो इंप्लीमेंटेशन की क्षमता है उसे देखनी पड़ेगी कि वहां कहां रुकावट आ सकती है। बिल्कुल, वहां कहां रुकावट आ सकती है। सर, मैं आम जनता के लिए समझना चाहूंगा, जब भी महंगाई की बात आती है सरकार ये कहती है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल क्राइसिस चल रही है, इसके चलते ये महंगाई बढ़ती जा रही है। सब प्राइम लेंडिंग का क्राइसिस हुआ था अमेरिका के अंदर, उसके बाद जो बाकी देश है वहां पर फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, सब जगह हमको प्रॉब्लम देखने को मिली, इंग्लैंड में हमको प्रॉब्लम देखने को मिली। कितना फैक्टर इसमें हमारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है जो हमने देश के अंदर किया है, और कितना इंटरनेशनल फैक्टर है जिसके चलते महंगाई बढ़ी है? आखिरकार इस महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? आप इसको आम आदमी की भाषा में, मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। देखिए, मेरे जानते जो महंगाई बढ़ी है ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण कम ही बढ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारण तो यही हो सकता है कि वहां बैंकों में बहुत भारी एक क्राइसिस आई, तो हमारी जो एक्सेस टू कैपिटल थी वो कम हो गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही थी वो एक्सपोर्ट्स घट गई। तो मेरे जानते जो सप्लाई थी डोमेस्टिक सेक्टर में, अगर एक्सपोर्ट्स घट गई तो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए उसकी सप्लाई बढ़ गई। तो मेरे जानते महंगाई में जो वृद्धि आई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, उसका कारण राष्ट्रीय है, उसका कारण डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट है। उसका कारण है कि आप कृषि क्षेत्र में जो आपको सप्लाई साइड में वृद्धि चाहिए वो नहीं हम लोग हासिल कर पाए हैं। उसका कारण है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी
ज्यों के त्यों है, जबकि डिमांड बढ़ गई है। सप्लाई डिमांड की मिसमैच है, डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर है, मार्केटिंग का फेलियर है। तो मेरे जानते ये कारण राष्ट्रीय हैं, ये कारण अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। एक इससे जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री सवाल, पिछले 9 साल से 10वां साल हो जाएगा इस सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक, प्रणब मुखर्जी जी जैसा अनुभवी इंसान जो वित्त मंत्रालय में रहा, पी चिदम्बरम साहब जैसे कानून और वित्त मामलों के जानकार, आखिरकार इन लोगों से गलती कहां हुई जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 साल नहीं 9 साल चलता रहा? मेरे जानते गलती तो होती गई, और ये एक हास्यप्रद प्रश्न है कि अर्थशास्त्रियों की सरकार को कोई कमी नहीं है। सभी अर्थशास्त्र हैं। प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री है। चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन है। प्रणब बाबू एक बहुत अनुभवी वित्त मंत्री थे। तो ये आप देखिए कि जो एनडीए सरकार में जो लोग थे उसके तुलनात्मक अर्थशास्त्रियों की कोई कमी नहीं रही ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में, लेकिन ये गवर्नेंस का फेलियर ही माना जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फेलियर माना जा सकता है, और इससे भी अधिक कि केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय नहीं हो पाया, क्योंकि इसे जॉइंट एक्शन सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो प्रश्न है उसको ध्यान नहीं दिया गया, और जब तक कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं होगा तब तक विशेषकर कृषि के पदार्थों के दाम के ऊपर हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बिहार में भी हम देखते हैं कई तरह के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। पिछले 5 साल की सरकार के दौरान हमने देखा, अब लगभग 3 साल हो गए, हमने देखा कि वहां पर काफी कुछ ग्राउंड पे हो रहा है। केंद्र सरकार के इम्प्लीमेंटेशन लेवल में ऐसी क्या गलती है और बिहार सरकार के इम्प्लीमेंटेशन लेवल में ऐसा क्या अंतर है जो वहां पर तो ग्राउंड पर काम होता हुआ दिखाई देता है लेकिन दिल्ली का काम ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिखाई देता? यानी सरकार का डिलीवरी सिस्टम स्लो है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे जानते आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जानते हैं, सभी जानते हैं कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक लीडरशिप है वो अच्छी है। कोई वहां दुविधा नहीं है कि कौन लीडर है और किसके कारण वहां जो विकास में प्रगति आई है वो किसके कारण आई है। तो मेरे जानते गवर्नेंस और लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अगर किसी भी प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन का ले लें। एक बिहार का आपने प्रश्न आपने उठाया, मैं एक चीज कहूं, हम लोग बिहार सरकार और विशेषकर नीतीश जी बहुत कृतज्ञ हैं कि आज प्रथम बार चिदम्बरम साहब ने अपने इस बजट के भाषण में कहा कि जिस मापदंड के आधार पर पिछले वर्षों से जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन होती थी उन मापदंड के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मापदंड अभी तक जिनका प्रयोग किया गया है वो पर्याप्त नहीं है बिहार ऐसे पिछड़े राज्य के लिए, उसकी प्रगति लाने के लिए। और अब जो मापदंड का प्रयोग किया जाएगा वो इस आधार पर किया जाएगा कि राष्ट्रीय मीन क्या है और कौन कौन राज्य उस राष्ट्रीय मीन, पॉवर्टी की मीन, हेल्थ का, एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो राष्ट्रीय औसत से कौन कौन राज्य नीचे है और राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसका प्रथम बार संकेत कल का जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे निकला उसमें और आज बजट के भाषण में उल्लेख है। तो बिहार के तरफ से हम लोग तो चिदम्बरम साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।